नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। बांग्लादेश में बीते 3 दिन बेहद नाटकीय रहे। शेख हसीना से 15 सालों की सत्ता छिनी, एक बगावत की आंधी चली जो हिंसक हो उठी और जिसमें कब राजनीतिक विरोधी, कट्टरपंथी और विदेशी ताकतें शामिल होती गई, शेख हसीना को इसका आभास नहीं हुआ। 45 मिनट की डेडलाइन पर उन्होंने अपना निवास गण भवन छोड़ा। फिलहाल भारत में है और भविष्य पर अनिश्चितता है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया राष्ट्रपति के आदेश पर अब जेल से रिहा कर दी गई हैं। बाहर आते ही 6 सालों में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर बच्चों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। दीर्घदिन অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধ্বংস নয়, প্রতিশোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা, শান্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলি। तो खालिदा जिया कह रही हैं कि एक नया बांग्लादेश बनाना है, बांग्लादेश की अलग पहचान बनाना है, बराबरी और शांति होनी चाहिए बांग्लादेश में। सवाल है इस बीच कि अब बांग्लादेश किसके हवाले है। बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हिंसा और लूटपाट के बीच अंतरिम सरकार के गठबंधन का इंतजार है। ये लगभग तय है कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री, ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ही नई अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे। सेना चीफ वकारुज्जमा ने ऐलान किया है कि 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। तो अब देखें कि कौन है मोहम्मद यूनुस। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत की शह पाकर ही चुनावों के बजाय तानाशाही के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज नहीं है। उनकी इसी सोच और अपनी नई पार्टी के गठन के बाद हसीना और यूनुस के बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई और वो नेताओं की आंखों में भी खटकने लगे। शेख हसीना को यूनुस से खुद के लिए राजनीति का खतरा महसूस होने लगा। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने टेनेसी में पढ़ने के दौरान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अखबार लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद शेख हसीना से उनके संबंध बिगड़ गए। जो शेख हसीना उनकी तारीफ किया करती थी, उनसे ही यूनुस की दावत शुरू हो गई, यानी दुश्मनी। इसका हासिल ये हुआ कि यूनुस पर 100 से अधिक केस दर्ज किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। बांग्लादेश में जारी संकट के इस बीचों बीच सेना में भी काफी फेरबदल हो रहा है। सेना के शीर्ष रैंक में फेरबदल हुआ है। मेजर जनरल जियाउल हसन को हटा दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय का काम दिया गया है। लेकिन जिस सेना ने तख्ता पलट के बाद शांति बहाली का वादा किया था, वो सड़कों से नदारद है। इसी बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले जारी हैं। निशाने पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भी हैं। उनके घर, दुकानें और मंदिर भी हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि आम लोग इस हिंसा को रोकने की कोशिश में भी लग रहे हैं। पड़ोस में इस अशांति और अस्थिरता से भारत के लिए कई सवाल हैं। भारत की दोस्त और समर्थक शेख हसीना की जगह भारत विरोधी ताकतें क्या वहां हावी हो रही हैं? अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी भारत के विरोध में बयान देते रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी है, जिसका प्रभाव बंगाल और बांग्लादेश की सरहद पर भी पड़ने का खतरा है। तो हमारे पास इस वक्त इस बात पर चर्चा के लिए मौजूद हैं स्कंद तायल, जो पूर्व राजनयिक रहे हैं। आप कुछ समय बांग्लादेश में भी रहे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं, उसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता तो है ही कि जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पर थी, वो वहाँ पर से हट गई है और अब जिस तरह की लूटपाट या जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स वहाँ पे एम्बेसडर तायल दिख रहे हैं, वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ज़्यादातर इनमें से भारत विरोधी, जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट मुइज़ू को आने के पहले ही वो भारत विरोधी बातें कर रहे थे। तो अब खालिदा जिया हैं या मोहम्मद यूनुस हैं, उनके बयान देखें तो भारत को इस बात की चिंता है कि वहाँ पर अब क्या होगा।
देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के लिए काफ़ी कुछ किया और भारत ने भी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। जो इतनी प्रगति बांग्लादेश में हुई पिछले 10-15 साल में, उसमें कहीं न कहीं भारत का भी बहुत बड़ा हाथ था। 2000 मेगावाट बिजली हम सप्लाई करते हैं, ये सब है। पर अगर हम इस जो भी आंदोलन हुआ है, उसकी जड़ में जाएँ, तो जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनका मोटिवेशन क्या था? उनको जॉब्स चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए और कहीं न कहीं जनवरी में जो इलेक्शंस हुए थे, वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, वो दुनिया में सब जानते हैं, भारतवर्ष भी जानता है। और उसके खिलाफ ये सब आंदोलन हुआ। ये आंदोलन भारत के खिलाफ नहीं, ये आंदोलन कि भारत ने शेख हसीना को बहुत समर्थन किया, उसके खिलाफ हो सकता है, पर भारत के खिलाफ नहीं है। और जहाँ तक मोहम्मद यूनुस का सवाल है, देखिए उन्होंने ग्रामीण बैंक ने बहुत अच्छा काम बांग्लादेश में किया है। पूरे विश्व में उसको उसके लिए सराहा जाता है। जी। हमने भी माइक्रो क्रेडिट्स में हमारे यहाँ भी कुछ एनजीओज़ ने उनके साथ काम करने का प्रयत्न किया था। हम्म। तो उनका काम उसपे बहुत अच्छा रहा है, पर जहाँ तक राजनीति है, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस में कुछ तनाव हुआ और उसके बाद शेख हसीना ने उनको बहुत उनके खिलाफ केस वेस लगा के जो जो बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद यूनुस बहुत और अच्छे मैं समझता हूँ कि कल मोहम्मद जो जी, या मोहम्मद यूनुस की आपने बात की कि बहुत मंत्रिमंडल में अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे वो अर्थशास्त्री रहे, नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं। अ, वो बांग्लादेश के बाहर हैं अभी और अब बांग्लादेश में आके उस इंटरिम सरकार के मुखिया बनने की रजामंदी उन्होंने की है। हालांकि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी एक बार ठुकराया है। अब ये कि जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, वो मोहम्मद जिस और जैसी पॉलिटिक्स है, मोहम्मद यूनुस उसको इस वक्त काबू कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है बांग्लादेश के लिए। वो कोई नेता नहीं है, एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं अभी। देखिए वहाँ के सब आर्मी को आगे आना होगा, क्योंकि पुलिस तो स्ट्राइक पे चली गई थी और पुलिस को बिल्कुल वहाँ अवामी लीग के साथ संबंधित किया जा रहा है, तो कुछ समय लगेगा पुलिस को वापस आने में। और आर्मी विद्यार्थियों पे, स्टूडेंट्स पे, मॉब पर बिल्कुल गोली नहीं चलाना चाहती। और वो इसको अब शायद आज स्थिति कुछ बेहतर हुई है, एक दो और स्कूल्स वगैरह भी कुछ खुल गए हैं, ये कुछ समाचार आ रहे हैं। तो धीरे धीरे शायद अपने आप ही स्टूडेंट्स का और जनता का क्रोध धीरे धीरे कम होगा और उसमें पर ये भी कहा जा रहा है अम्बासडर तायल कि वो वहाँ पे अब स्टूडेंट्स मूवमेंट जो शुरू हुआ था आरक्षण के लिए, वो स्टूडेंट मूवमेंट में अब सड़कों पर मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले पत्रकार भौमिक से, और वो बता रहे थे कि वहाँ पे स्टूडेंट सड़कों पर अब कम हैं। जो काडर है वो जमात का काडर है, कट्टरपंथी हैं, बीएनपी के नेता हैं, और वो लूटपाट और हिंसा जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ, वो बेरोक टोक चल रही है। देखिए जो भी पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं, हमें 2011 तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में इतना अरब स्प्रिंग आई, पर उसके उन्होंने स्टूडेंट्स ने और सिविल सोसाइटी ने उसको आगे बढ़ाया, पर उसको इस्लामिक ब्रदरहुड ने हाईजैक कर लिया और उसके बाद वो पूरा देश ही एक गलत रास्ते पर, तो यहाँ पे भी फंडामेंटलिज्म लग के रहा है कि रास्ते पर जमात चला ने गया हाईजैक कर और लिया आर्मी इसे। को वापस आने पड़ा। तो ये खतरा तो है। मैं समझता हूँ कि आर्मी को कम से कम 1 साल एडवाइजर्स के थ्रू ही गवर्नमेंट को चलाना चाहिए और बहुत जल्दी इलेक्शन शायद नहीं कराने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। पर कल देखना होगा कि यूनुस साहब अपने एडवाइजर्स में किन को लेते हैं, क्या वो सब एक्सपर्ट्स हैं? अगर वो बीएनपी और जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं है और उसको भारत को बहुत गंभीर रूप से देखना पड़ेगा। तो अभी आपको बीएनपी या खालिदा जिया को लेकर क्या आप समझ पा रहे हैं? खालिदा जिया जेल में बंद थी, 6 सालों में पहली दफ़ा उन्होंने एक भाषण दिया, जेल से उनकी रिहाई हुई राष्ट्रपति के आदेश के बाद, और उन्होंने कहा कि जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया है हमारे बहादुर बच्चों ने। और ये भी कहा है कि शांति यहाँ पे बहाल होनी चाहिए, पर एक नया बांग्लादेश बनना चाहिए और बांग्लादेश की एक अलग पहचान होनी चाहिए। ये तमाम बातें खालिदा जिया ने आकर बाहर कही हैं। उनकी इस स्पीच को और बीएनपी के रोल को आप अब आगे कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति में? किसके हवाले है बांग्लादेश?
अगर इलेक्शंस होते हैं इस समय तब तो लगता है कि बीएनपी और जमात इस्लामी को ही बहुमत मिलेगा और उनकी सरकार बनेगी। पर अगर 1 साल बाद कोई इलेक्शंस होते हैं तो 1 साल बहुत समय होता है। तब तक अवामी लीग रीग्रुप कर सकती है, नई लीडरशिप वहाँ आ सकती है और एक किसी तरह का वहाँ पे राजनीतिक संघर्ष हो सकता है। जी। बेगम जिया ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी इस्तेमाल किया है। पर अगर उनका पुराना इतिहास देखें कि जब पिछली बार वो सत्ता में थी, तो उनका भारत के प्रति क्या रुख था, भारत के जितने नॉर्थ ईस्ट के, हमारे आसाम के और जो लोग थे, जो अराजक तत्व थे, वो सब उनकी रक्षा में थे, उनकी सुरक्षा में थे बांग्लादेश में। तो भारत को तो खैर जो भी वहाँ सरकार होगी उसके साथ डील करना होगा। पर मैं ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चलना है, तो भारत उनका सहयोगी है, भारत उनका पार्टनर है, भारत उनका शुभचिंतक है। जी। पर अगर वो बांग्लादेश को एक कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, फंडामेंटलिज्म के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, तो उससे बांग्लादेशियों का ही नुकसान होगा। पर ये उन्हीं को तय करना है कि किस रास्ते पर बांग्लादेश अब आगे बढ़ेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बांग्लादेश को अगर तरक्की करनी है, बांग्लादेश को आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, तो भारत उनका सहयोगी और भारत उनके हर तरह से मदद के लिए तैयार है। हमारे साथ साकिब सोनेट जुड़ रहे हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं बांग्लादेश से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और आप शायद इस वक्त ढाका में होंगे। ढाका की एक तो स्थिति इस वक्त क्या है, ये भी हम खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह की अभी हालात हैं, लूटपाट है, वायलेंस है, उसमें लोगों को बड़ी मुश्किलें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसे लेकर, ज़रूरी चीज़ों को लेकर, दुकानों को लेकर। और एक बड़े प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो जो इंडस्ट्रीज़ थी और जो बांग्लादेश आर्थिक तरक्की की राह पे था, उसको एक बड़ा झटका लगा है साकिब साहब। हाँ, वो तो है, वो तो जरूर है। ये थोड़ा बहुत बड़ा झटका ही है एक्चुअली। बट हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो भी हो रहा है, हमारा अच्छा के लिए हो रहा है, हमारा बांग्लादेश के अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोचना पड़ेगा। तभी हम शायद इससे उभर पाएंगे। नहीं तो फिर मैंने क्या होगा। अब एक्चुअली जो सिचुएशन है यहाँ जी। का, कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्या होगा नहीं होगा। बट हाँ, 2 दिन में नया गवर्नमेंट का एक एक नया पर्ची आएगा, तब शायद तो सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी। अ, जिस तरह के डिस्टर्बेंस है, जो नई सरकार आएगी, आपको किस तरह का कुछ एप्रीहेंशंस है, कुछ डर है? अ, हालात नॉर्मल होंगे तब तक तो यहाँ पे अभी सब कुछ रुका हुआ होगा। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे शहरों में भी? एक्चुअली अभी से नहीं, लास्ट 1 मंथ से ही सभी रुका हुआ है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हर एक सेक्टर रुका हुआ है। हाँ हाँ, और भी टाइम लगेगा सब स्टार्ट होने के लिए, टाइम लगेगा। अब देखते हैं जो हो रहा है वो क्या अच्छा के लिए हो रहा है या फिर बुराई के लिए हो रहा है। वो तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस एक्चुअली। हमें देखना पड़ेगा कौन से सरकार आएगा और क्या क्या चीज पे फोकस करेगा, तो उसके ऊपर ही एक्चुअली डेवलपमेंट होगा शायद। आप ढाका में हैं? हाँ, मैं अभी ढाका में हूँ। जी, तो अभी ढाका की सड़कों की क्या स्थिति है? अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। जो स्टूडेंट है वो सब चीज को लुक आफ्टर कर रहा है। जो भी डैमेज हुआ लास्ट 1 2 दिन से, जो लूट हुआ, बहुत सारी लूट हुआ, वो अब सब कंट्रोल में है। आर्मी भी है, अब सेफ्टी थोड़ा ठीक ठाक है। स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब खुलने की बात थी, आर्मी वहाँ पे क्या सड़कों पे लेकिन दिखाई नहीं दे रही कि, बट कैपिटल जो आप कह रहे हैं वो पीसफुल है इस समय? हाँ, अभी अभी पीसफुल है, अभी ओके। पीसफुल है। एक ओके। दो दिन से पीसफुल है। ओके। और बाकी जगहों से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पर शांति बहाल हो। और कल वैसे जो इंटरिम सरकार है उसके गठन की बात भी, ऐलान भी किया गया है, आर्मी चीफ ने बताया है। धन्यवाद आपका साकिब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अम्बेसडर तायल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लगातार ये सवाल बना हुआ है कि बांग्लादेश में आगे क्या, और सवाल ये भी है कि शेख हसीना के लिए आगे क्या, कहाँ मिलेगी उन्हें पनाह। एक ब्रेक के बाद।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आनन फानन बांग्लादेश छोड़ा, ढाका छोड़ा और अब भारत में है। माना जा रहा था कि वो ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं, लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। अमेरिका ने भी जो रवैया दिखाया उससे शेख हसीना के अमेरिका जाने के रास्ते में भी रुकावट हो गई है। सवाल यह है कि आखिर शेख हसीना की आगे की राह क्या होगी। शेख हसीना का आगे क्या होगा? कहां मिलेगी शेख हसीना को शरण? पांच अगस्त को तख्ता पलट के बाद अपना देश छोड़कर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत पहुंच गई। ऐसा कहा जा रहा था कि वो भारत से लंदन या कहीं और निकल जाएंगी। ये माना जा रहा है कि वो खुद इंग्लैंड जाना चाहती हैं, लेकिन एक पेंच फंस गया है। ब्रिटिश सरकार की नीति के मुताबिक शरण मांगने वाले शख्स को ये दिखाना होता है कि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के पास डिप्लोमेटिक वीजा नहीं है, ऐसे में ब्रिटेन में उनकी एंट्री हो ही नहीं सकती। ब्रिटेन में एक बार जाने पर ही वहां शरण मिल सकती है। वैसे शेख हसीना ब्रिटेन क्यों जाना चाहती हैं, ये भी समझिए। शेख हसीना के साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी हैं। रेहाना ब्रिटेन की नागरिक हैं। शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं। ट्यूलिप ट्रेजरी की आर्थिक सचिव और हैम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर सांसद हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार की इमिग्रेशन नीतियों के चलते शेख हसीना का वहां जाना मुश्किल लग रहा है। वहीं अमेरिका में जाने का रास्ता करीब करीब बंद हो चुका है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। फिलहाल शेख हसीना भारत में है। 5 अगस्त को उनके जहाज ने दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर लैंड किया था, जहां वो एक सेफ हाउस में हैं। लेकिन भारत ने साफ किया है कि शेख हसीना लंबे समय तक भारत में नहीं रह सकती हैं। भारत ने शेख हसीना को अपना भविष्य खुद तय करने को कहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की एक बेटी है जो भारत में काम करती है। वो कुछ समय के लिए अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन उनकी बेटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए काम करती हैं, इसलिए फिलहाल इन हालात में ऐसा नहीं हो पाएगा। अब क्या विकल्प है शेख हसीना के पास? अमेरिका और इंग्लैंड में बात बनती नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि शेख हसीना यूरोप में फिनलैंड समेत कुछ दूसरे देशों में भी विकल्प तलाश रही हैं। यूएई या रूस में भी शरण लेने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी कहीं से हरी झंडी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।